नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया को लेकर के। यहाँ पर हम वेंट्रिकल के लेवल पर ओरिजिनेट होने वाले सिग्नल्स की बात करेंगे। आप जानते हैं सामान्य तौर पर जो सिग्नल आना चाहिए वो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पर्किंजी फाइबर्स की ओर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिग्नल किसी एक्टोपिक सेंटर से जनरेट होकर के ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं? सामान्य तौर पर ओल्ड एजेस में आप जानते हैं कोई कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, इसके कारण कोई स्कार डेवलप हो गया और स्कार के आसपास कोई री एंट्रेंट पाथवे जनरेट हो गया। जो री एंट्रेंट पाथवे लोकल लेवल पर एक ऐसा सिग्नल जनरेट करने लगा जिसके प्रभाव में वेंट्रिकुलर एरिथमिया जनरेट हो सकता है। तो इसमें सामान्य तौर पर जो घटनाएं होती हैं एज ग्रुप वाइज देखा जाए तो 50 ईयर से ज्यादा एज ग्रुप के लोग होते हैं, मेल में ज्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर इस्केमिक हार्ट डिजीज, इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी या फिर कॉन्जेनाइटल क्यूटी सिंड्रोम, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्रुगाडा सिंड्रोम की बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से पोस्ट एमआई केसेस में सबसे ज्यादा डेथ देखे गए। अब यहाँ पर बात करें वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की, जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर जब आप इसमें देखेंगे तो QRS को ही देख करके हमें समझ में आ जाएगा। QRS जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी साइज को आप देखेंगे तो जहां नॉर्मल हार्ट रेट होता है, QRS कॉम्प्लेक्सेस नैरो होते हैं, 1 और 2 स्मॉल बॉक्सेस तक इनकी विड्थ होती है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं 2 या उससे ज्यादा यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस में इनकी विड्थ होती है। अपने आप में आप देख पाएंगे इसमें P ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है, QRS ही ज्यादा स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और आप इसकी साइट ऑफ ओरिजिन के बारे में कल्पना कर चुके हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों? क्लिनिकल फीचर होता है कि इस तरीके के जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, उनके कारण हार्ट सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो इफेक्टिव तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जिसके लिए एक प्रॉपर समय चाहिए, आपको पता है ना, एक प्रॉपर टाइम चाहिए, तभी हार्ट रिलैक्स होगा, फिर स्क्वीज करेगा, ब्लड पंप होगा। ऐसे मामलों में लगातार सिग्नल के जनरेशन की वजह से हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, कार्डियक आउटपुट घट जाता है और इसके कारण पेशेंट हाइपोटेंशन में होता है। हाइपोटेंशन, जबकि आप एट्रिया के साइट पर जब किसी ओरिजिन को देखते हैं, कहां पर? एट्रिया के साइट पर जब किसी भी सिग्नल के जनरेशन को देखते हैं तो वहां पर हाइपोटेंशन फीचर नहीं होते। एट्रिया में कोई एरिथमिया की ओरिजिन हो तो उसे लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वेंट्रिकल से कोई ओरिजिनेट होने वाला इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनमें हाइपोटेंशन होता है और लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इनमें कैनन ए वेव हमें JVP पर देखने को मिलता है, जबकि आपने एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या देखा था? एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या देखा था आप बताएं? एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने देखा था अब्सेंट ए वेव देखा था, जबकि यहां पर कैनन ए वेव हमें देखने को मिला था। इसमें कैनन ए वेव मिलने का मतलब ये होता है AV एट्रिया और वेंट्रिकल का डिसोसिएशन हो गया, इन्होंने पूरी तरीके से बागी हो गए हैं। बागी कैसे हो गए हैं? ये एट्रिया के द्वारा ऊपर से आने वाले सिग्नल को नहीं मान रहे, अपने तरीके के सिग्नल नीचे से जनरेट कर रहे हैं। इसके कारण AV डिसोसिएशन हो जाता है। कैनन ए वेव, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया में देखने को मिलता है। जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने क्या देखा था? एट्रियल फिब्रिलेशन में हमने देखा था अब्सेंट ए वेव। चलिए, इसमें ECG एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? ब्रॉड QRS मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, ये इसके बीट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर आप देखें तो इसमें RR इंटरवल रेगुलर हो सकते हैं, 3 आर मोर देन 3 कॉन्जिक्यूटिव वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं और इसमें आप कैप्चर बीट्स और फ्यूजन बीट्स के बारे में भी आप देखेंगे। इसका क्या मतलब है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में इस तरीके के कैप्चर बीट्स या फ्यूजन बीट्स का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कैप्चर बीट, ये एक्चुअल में होता क्या है कि लगातार तो ये नीचे से अपने सिग्नल को अपने तरीके से लेकर के जाते हैं ना, कुछ मामलों में ऐसा होता है ऊपर से आने वाला सिग्नल लीड कर जाता है, इसके कारण हो सकता है कई बार ऊपर से आने वाले सिग्नल को ये मान जाए। तो फ्यूजन बीट क्या, कैप्चर बीट क्या होता है? सिग्नल जो एसए नोड से कभी कभी आने वाले उसके प्रभाव में आपको ECG में चेंजेस देखने को मिल जाए। कई बार ऐसा भी होगा, फ्यूजन बीट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर से आने वाले सिग्नल और नीचे से
ऊपर की ओर जाने वाले सिग्नल आपस में फ्यूज कर जाए, इसमें एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आप यहाँ पर देखें तो ये है कैप्चर बीट। आप यहाँ पर देखिए कैप्चर हो गया, एक बार ऐसे नोड से आने वाले सिग्नल पूरी तरीके से वेंट्रिकल्स को अपने कंट्रोल में, अपने कैप्चर में ले चुके हैं। जबकि फ्यूजन बीट्स में आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं पी वेव्स QRS के साथ फ्यूज करने लगे हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए पी वेव्स QRS के साथ फ्यूज कर गए हैं, इसे हम फ्यूजन बीट्स कहते हैं। नीचे से जो एक्टोपिक सेंटर हैं वहां से जनरेट होने वाले इंपल्सेस, ऊपर से आने वाले इंपल्सेस आपस में फ्यूज हो गए। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूज नहीं होते बल्कि यही लीड कर जाता है, और ये लीड करके अगर नीचे तक गया तो नॉर्मल अगर रहा तो बीच बीच में आपको कैप्चर बीट मिल सकते हैं। ऐसा होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो मैनेजमेंट का तरीका क्या हो सकता है? मैनेजमेंट का क्या तरीका हो सकता है? सामान्य तौर पर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मैंने आपसे कहा कार्डिक आउटपुट बेहतर नहीं हो सकता है। कारण है कि वेंट्रिकल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। इसकी वजह से पेशेंट हमेशा या मोस्टली शॉक में आता है। मोस्टली ऐसे पेशेंट शॉक में आते हैं, कार्डिक आउटपुट बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ऐसे मामलों में हमें कार्डियोवर्जन करने की जरूरत पड़ती है। बहुत ही रिस्क होता है लाइफ के कॉम्प्रोमाइज होने का, जीवन का खतरा होता है। बहुत रेयर मामलों में पेशेंट स्टेबल आपके पास आ सकते हैं। अगर स्टेबल पेशेंट हो तो फिर आप रिदम को कंट्रोल करने वाले मेडिकेशन दे सकते हैं। क्लास 1 या क्लास 3 मेडिकेशंस आप दे सकते हैं। यहाँ पर आगे चल करके टैकीकार्डिया प्रोग्रेस कर सकती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। तो यहाँ एक बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। रिस्क किस बात का होता है? जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, संभव है कि वो प्रोग्रेस कर जाए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। ये एक बड़ा रिस्क होता है और इसकी वजह से एसिस्टोल हो सकता है। और अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है ना, तो ऐसे हार्ट इस तरीके से अपने आप को वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट बनता ही नहीं है। और ऐसे मामलों में सडन कार्डियक डेथ का रिस्क होता है। प्रोफाइलेक्सिस, अगर मान लीजिए पेशेंट के बारे में पता हो कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मामला है और पेशेंट को हमें स्टेबल रखना है, तो हम क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस में ओरल एमियोडेरोन दे सकते हैं। ओरल एमियोडेरोन, आपको पता है एमियोडेरोन एक ऐसी सेफ मेडिकेशन, सेफ तो नहीं, साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन ये जनरलाइज ब्रॉड लेवल पर किसी भी तरीके के एरिथमिया को कंट्रोल करना इमरजेंसी में, तो आप इसको एक चॉइस के तौर पर ले सकते हैं। तो ओरल एमियोडेरोन, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं लेकिन किसी भी तरीके के मामले को कवर कर सकता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और हार्ट रेट को अगर कंट्रोल करना है तो आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बीटा ब्लॉकर एक्चुअल में ऐसे मामलों में ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। एमियोडेरोन ये एक ऐसा ड्रग है जो सडन कार्डियक डेथ का रिस्क कम कर सकता है और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ब्रॉड लेवल पर किसी भी तरीके के एरिथमिया होते उन्हें कंट्रोल करने में इसकी मदद मिल सकती है, इसलिए इस मेडिकेशन को हम ट्राई कर सकते हैं। अगर पर्सन हमारे पास आते हैं तो हम कार्डियोवर्जन करते हैं। आपको मैंने बताया शॉक वाले पेशेंट को तुरंत हम कार्डियोवर्जन के लिए ले जाएंगे, और अगर कार्डियोवर्जन जो गलत तरीके से दिया जाए तो इसके कारण दिक्कत हो सकती है। सामान्य तौर पर सिंक्रोनाइज्ड शॉक देना चाहिए, कार्डियोवर्जन सिंक्रोनाइज्ड वे में करना चाहिए, और इसे तभी देना चाहिए जब आर वेव आ चुके हों, उसके बाद हमें देना चाहिए। इसे होमोजीनियस शॉक हम कहते हैं। लेकिन अगर इसे टी वेव के लेवल पर देते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्डियोवर्जन देते समय हमें होमोजीनियस शॉक या सिंक्रोनाइज्ड शॉक देने की जरूरत होती। आर वेव्स जब आ चुके हो तभी शॉक देने की जरूरत होती। थोड़ा डिले करके अगर आपने टी वेव के लेवल पर इसे दे दिया तो मल्टीपल री एंट्री हो सकता है, वहां जनरेट हो जाएं और ये पेशेंट की हालत को और खराब कर सकते हैं। पर्सन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है और इसके कारण डेथ होती है, जिसे हम आर ऑन टी वेव फेनोमेनन कहते हैं। तो कार्डियोवर्जन करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसमें हमें सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करने की जरूरत होती है। शॉक में पेशेंट आए हुए तो हम कोशिश करते हैं सिंक्रोनाइज्ड जो कार्डियोवर्जन की टेक्निक है उसे अप्लाई करें। अगर शॉक में आया हुआ पर्सन, तो हम नॉन सिंक्रोनाइज्ड टेक्निक तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करना। डिफिब्रिलेटर का क्यों? पेशेंट की लाइफ ज्यादा अगर खतरे में है तब आप डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, और इसमें री एंट्री फेनोमेनन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत एनर्जी से हम डिफिब्रिलेटर के प्रोग्रेशन में हम बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण कार्डियक मसल्स के डैमेज होने का रिस्क होता है। इसीलिए अगर कोई पर्सन पल्सलेस
वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हो तभी हम डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वरना सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे प्रॉपर सोच समझ करके इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी कम दी जाती है, मतलब कार्डियक मायोसाइट्स के डैमेज होने के रिस्क कम होते हैं। अब चलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बेसिकली मोनोमॉर्फिक हो सकता है और पॉलीमॉर्फिक हो सकता है। अब मोनोमॉर्फिक जो होते हैं इनमें शेप एक जैसा होगा दोस्त, आर इंटरवल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, शेप जो QRS के होंगे वो भी एक जैसे होंगे। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ब्रॉड QRS, कोई बेसलाइन नहीं होगा और कांस्टेंट शेप आपको मिलेगा। जबकि पॉलीमॉर्फिक की बात करें दोस्तों, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, तो इसमें QRS कॉम्प्लेक्सेस कॉन्स्टेंटली लगातार बदलते जाएंगे। इसके कारण क्या होते हैं, मे बी पॉसिबल मल्टीपल वेसल्स में इन्वॉल्वमेंट है, मायोकार्डियल इस्चीमिया वहां पर हो गए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गए। कल्पना करें ये हार्ट में एक नहीं कई सारे कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में वहां पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, या इस तरीके से इन्वॉल्व किया कि कई सारे साइट्स पर मल्टीपल इस्चेमिक री एंट्री पाथवे, री एंट्रेंट पाथवे वहां डेवलप हो गए हैं दोस्तों। तो इसके कारण कोई हमें प्रॉपर फिगर नहीं बन पाता, प्रॉपर ECG के रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाते। ये इस्चेमिक मल्टीपल री एंट्री के पाथवे की वजह से होता है। इसको हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिक में जो कंडीशंस होती है उसे टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस भी कह सकते हैं। टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस के मामले इस्चेमिक कॉजेस की वजह से, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, मल्टीपल री एंट्रेंट के अलावा और भी कुछ वजहों से हो सकता है, जो QT इंटरवल को बढ़ा देगा और जो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके शेप बिगड़ते हुए रहेंगे जिगजैग तरीके के। ये मामले ड्रग, कोई मेडिकेशन लेने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंसेस जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी हो जाए, उनकी वजहों से भी ये हो सकते हैं। ऐसे मामलों में आप ECG कैसा देखेंगे, पॉलीमॉर्फिक में ब्रॉड QRS, बीट्स 100 से ज्यादा होगा और इसमें इरेगुलर RR इंटरवल मिलेगा पॉलीमॉर्फिक में। और इसमें QRS के शेप 3 या मोर देन 3 टाइप्स के इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें पॉइंटेड QRS की अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो ये कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के मामले हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ही तो आगे चल करके और भी ज्यादा कंडीशन बिगाड़ सकती है ना। तो बेसिक लेवल पर कहा जाए तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, और उसमें भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी मायोपैथी, इसके लिए सॉरी कार्डियक मायोपैथी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कल्पना करें कहीं पर स्कार डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया दोस्तों, स्कार डेवलप हो गया कहीं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से स्कार डेवलप हो गया, और स्कार डेवलप होने की वजह से यहां पर आसपास में इसके चारों तरफ री एंट्रेंट पाथवे डेवलप हो गए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, जिसमें एक ही शेप के आपको ECG पर फाइंडिंग मिलेंगे। देखिए ये जो है ना एक जैसे आपको मिल रहे हैं QRS कॉम्प्लेक्स, और आप यहां पर देखिए कितने इस स्मॉल स्क्वायर्स को इसने शामिल कर रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं 2 से कई गुना ज्यादा है। देखिए ना 5-6 के आसपास यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस का इंटरवल यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे मामले में दोस्तों आप देखेंगे वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, टैकीकार्डिया है, और इसका कारण क्या है, ओरिजिनेट कर रहे हैं कहां से, वेंट्रिकल से, और इनका ड्यूरेशन क्या है 30 सेकेंड या उससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक ये टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल रहा है। ECG के स्ट्रिप पर बहुत लंबे समय तक आपको टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों, री एंट्री। कैसे, स्कार मीडिएटेड। कौन सा स्कार भाई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद जो स्कार डेवलप हुआ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसके लिए मल्टीपल जो री एंट्रेंट पाथवे जनरेट कर देता है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसमें हार्ट रेट कितना होगा, 100 से ज्यादा। और क्या होगा, ECG पर क्या होगा, आपको संभव है कि एट्रिया का कोई भी सिग्नल ये ना माने, एट्रिया से आने वाला सिग्नल बिल्कुल भी वेंट्रिकल डिनाई कर दे। ECG पर आप AV डिसोसिएशन पाएंगे। ECG की फाइंडिंग में आप फ्यूजन बीट्स, कुछ मामलों में कैप्चर बीट भी पा सकते हैं, मैंने भी आपको दिखाया। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, कैनन ए वेव्स मिल सकता है, इंटरमिटेंट इरेगुलर जुगुलर वेनस पल्सेशन विद लार्ज एम्पलीट्यूड। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपको ये मिलेगा। याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पेशेंट को ऐसा लगता है कि हार्ट में पल्सेशन की सेंसेशन है और इसमें
पर्सन को कार्डियक मैलाइज जनरल मैलाइज और चेस्ट पेन हो सकता है, पर्सन स्टेबल है तो उस कंडीशन में, वरना तो वो सिंकोप में आएगा। प्री सिंकोप या सिंकोप की स्टेट में पेशेंट सामान्य तौर पर हमारे पास पहुंचते हैं। ईसीजी की फाइंडिंग में क्या होगा दोस्तों? ईसीजी की फाइंडिंग में आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की मॉर्फोलॉजी यूनिफॉर्म होगी, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम बुरी तरह घटा होगा, जिसके कारण पर्सन हाइपोटेंशन में आपके क्लिनिक पर पहुंचेगा। तो मोनोमॉर्फिक में आप देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखिए काफी वाइड हैं, रेगुलर आर इंटरवल आपको रेगुलर मिलेगा, ये चीज आप देख सकते हैं। और पॉलीमॉर्फिक में आप देखेंगे शेप जो क्यूआरएस का है वो बिगड़ा हुआ है, और देखिए क्यूआरएस कैसे हैं, पॉइंटेड आपको दिख रहे हैं, और इनके जो शेप हैं लगातार देखिए बिगड़े हुए हैं। तो ये इसका तरीका है यहाँ पर आपको टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस के मामलों के साथ ये एसोसिएटेड पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसको आप पीएसवीटी से अगर आप कंपैरिजन करें तो पीएसवीटी में भी कुछ लगभग ऐसा ही आप देख रहे थे, लेकिन पीएसवीटी में क्या था, ये नैरो था, और आप यहां पर देख रहे हैं वाइड क्यूआरएस देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि एरिथमिया को सबसे पहले देखना है, उसको जस्टिफाई करना है, ओरिजिन कहां, एट्रिया वेंट्रिकल, तो हमें ये देखना पड़ेगा ओरिजिन कहां पर है। तो वेंट्रिकल से अगर होगा दोस्तों तो पीएसवीटी का शेप आपको काफी हद तक कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये मामला नैरो क्यूआरएस का है और ये वाइड क्यूआरएस का है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मामलों को एक्टोपिक एक्टिविटीज की वजह से बहुत डेंजरस एक्टिविटीज मानेंगे। यहाँ पीएसवीटी के मामले में संभव है कि पर्सन यहाँ री एंट्री की वजह से ये परेशानी होती, पीएसवीटी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें पर्सन को पाल्पिटेशन की समस्या रहेगी, उसे लगेगा मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देती हैं। यहाँ पर क्या पर्सन संभव है वो सिंकोप के स्टेट में क्लिनिक में पहुंचे। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया की बात होगी, जबकि यहाँ पर पीएसवीटी में कई बार ऐसा होता है, पर्सन कहता है मैं अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान खूब सारा कॉफी पी लिया था जगने के लिए, तो वो हो सकता मे बी पॉसिबल पर्सन किसी डिजीज मामलों से, कार्डियोमायोपैथी से एसोसिएटेड। पीएसवीटी के मामले सामान्य लोगों में भी हो सकते हैं और डिजीज लोगों में भी हो सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा, जबकि आप पीएसवीटी में नैरो कॉम्प्लेक्सेस पाते हैं। एवी का डिसोसिएशन संभव है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, जबकि पीएसवीटी में जो भी सिग्नल होंगे वो आपको एट्रिया के वेंट्रिकल के साथ एसोसिएशन वाले मिलेंगे, जबकि यहाँ पर एवी डिसोसिएशन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इसमें एक्टोपिक फोकाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज विद इन द वेंट्रिकल्स, ये एक खास बात है। इस बात को जानना होगा कि ये एक्टोपिक फोकाई जो डेवलप हुए हैं वो वेंट्रिकल्स के भीतर हैं, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पर हमें कैसे मिल रहा है, रैपिड हार्ट रेट, बढ़े हुए हार्ट रेट के साथ, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट के साथ। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्या वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हमें मिल सकते हैं, और इसके वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के दो अलग अलग फॉर्म हैं, एक मोनोमॉर्फिक और दूसरा पॉलीमॉर्फिक, इसके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस यूनिफॉर्म अपीयरेंस दर्शाते हैं, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्लासिकली एसोसिएटेड होते हैं किससे? मायोकार्डियल स्कारिंग से। पहले मायोकार्डियल इंफाक्शन हो चुका है। इसमें एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल कोई हार्ट डिजीज, जैसे मैंने आपसे कहा कार्डियोमायोपैथी के मामले एसोसिएटेड हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें क्या होता है, मल्टीपल, एक नहीं कई सारे वेंट्रिकुलर फोकाई होते हैं, और इसके कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दोस्तों वो वैरी करते रहते हैं एम्पलीट्यूड में। अपने एम्पलीट्यूड में क्या करते रहते हैं? वैरी करते रहते हैं, उनका एक्सेस और ड्यूरेशन बदलता रहता है। पॉलीमॉर्फिक टैकीकार्डिया ये कार्डियक इस्चीमिया के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, मोर कॉमनली ड्यू टू अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में क्या? पोटेशियम आयन की कमी दोस्तों, कैल्शियम आयन की कमी दोस्तों, मैग्नीशियम आयन की कमी, ये सारी चीजें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। पर्सन कोई मेडिकेशन ले रहा हो, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी, इसके अलावा इनहेरिटेड चैनलोपैथी जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, सोडियम आयन के चैनल जो है यहाँ पर फॉल्टी हो जाते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम में। इसके कारण आपको पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यंग एज का पर्सन होगा और वो सिंकोप में आपके पास आएंगे। इस तरीके की कहानी ब्रुगाडा सिंड्रोम में होगा। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया को मैंने आपसे कहा दो अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। कंडीशन ज्यादा बुरी हो गई तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और ऐसे मामलों में तो भगवान ही मालिक हैं, और अगर टैकीकार्डिया की कंडीशन है तो भी खतरनाक ही होती है। मोनोमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिक है, उसके रूप में हमें इसको समझने की जरूरत होती है। तो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल या एक्टोपिक्स के ये मामले
संभव है कुछ मामलों में नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी मिल जाए। यहाँ पर कैरोटिड साइनस मसाज का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आप कैरोटिड साइनस मसाज के जो मामले होते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, या एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब होता है ना एक्टॉपिक बीट्स या इस तरह की बात से समझ ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आप कार्डियक मसाज का कोई रोल नहीं पाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है? ये कैरोटिड साइनस मसाज जो कंट्रोल करता है वो एसए नोड को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। यहाँ एसओ नोड कल्प्रिट है ही नहीं। ये केसेस सामान्य तौर पर एमआई पोस्ट एमआई के मामले के साथ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल इसमें देखने को मिलेगा। कॉन्जेनाइटल या मेडिकेशन रिलेटेड या डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जो यहाँ पर कई सारे एक्टोपिक फोकाई को जनरेट कर दे रही है। आप यहाँ पर इस तरीके का जो कैरोटिड मसाज या इस तरीके के मामले से यहाँ राहत नहीं पाएंगे। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा कार्डियक इवेंट है जहां हार्ट बीट कहाँ इनिशिएटेड होता है? बाय पर्किंजी फाइबर्स इन द वेंट्रिकल रेदर देन एसए नोड। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर राहत नहीं मिलने वाला। किससे राहत नहीं मिलने वाला? आपको कैरोटिड मसाज से राहत नहीं मिलने वाला। बाइजेमिनी ट्राइजेमिनी ये कुछ पैटर्न है जो कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के पैटर्न के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा था ना कैप्चर बीट्स, तो उसके कुछ पैटर्न है, जैसे बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी, क्वाड्रिजेमिनी, इस तरीके से हो सकता है। तो जो पैटर्न है बाइजेमिनी और ट्राइजेमिनी का उसे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे बाइजेमिनी में एक नॉर्मल बीट्स आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कैप्चर बीट, उस तरीके की चीजें आप वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी में देखने को पाएंगे। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें एक सामान्य क्यूआरएस होगा, मींस एक सामान्य वेव होगी, उसके बाद एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सामान्य वेव्स होंगे, फिर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अल्टरनेटिवली चलेंगे। जब आप इसे ट्राइजेमिनी में देखेंगे तो आपको ये प्रीमेच्योर जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है इसमें आपको 2 पी वेव और उसके बाद एक आपको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द फॉलोइंग QRS complex is normal than the longer than the normal। ये तो एक सामान्य सी बात है, एक फैक्ट है। इस पर सवाल एक बार पूछा गया है, जब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 2 नॉर्मल हार्ट बीट के साथ होता है, 2 नॉर्मल वेव्स के साथ होगा, 2 नॉर्मल हार्ट बीट के साथ होगा, तो इसे बाइजेमिनी। एक नॉर्मल हार्ट बीट के साथ होगा तो एक नॉर्मल के साथ होगा तो बाइजेमिनी, और 2 नॉर्मल के साथ होगा तो फिर ट्राइजेमिनी की बात आपको याद रखें। कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। और अगर ऐसा कोई डाउट होता है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की चीजें, तो आप इसे रिकॉर्ड करते हैं कहां पर आप इसे रिकॉर्ड करेंगे? होल्टर मॉनिटर पे, ताकि आप कार्डियक जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप रिकॉर्ड कर सकें। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी को INI-CET में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेस दे करके यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। ये ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि एक नॉर्मल तुरंत एबनॉर्मल, एक नॉर्मल तुरंत एबनॉर्मल, तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। एक्टोपिक बीट्स लो स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें प्रोड्यूस करें। कारण ये है कि इस तरह की एबनॉर्मलिटी की वजह से लो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा, ये बड़ी खतरनाक सी चीज होती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग के पहले ही हो जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, इसके कारण पर्सन के सिंकोप में जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। पल्स इसमें कैसे होंगे? इरेगुलर होंगे, वीक या मिस्ड बीट के साथ। इसमें पैटर्न क्या होगा? आप कल्पना करें जो हार्ट बीट होगी स्ट्रांग होगी, वीक होगी, स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग का मतलब क्या? नॉर्मल। और वीक का मतलब क्या? आप जानते हैं जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगा। पल्सस अल्टरनेंस आपको मिलेंगे, और हर थर्ड पर आपको एक्टोपिक बीट्स मिल रहे हैं, तो वो वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी की बात होती है। अब यहां पर देखिए INI-CET नवंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन, बाइजेमिनी के लेवल पर ही था। देखिए नॉर्मल के बाद एक आपको एबनॉर्मल बीट, एक्टोपिक, हर अल्टरनेट पर, तो इसे बाइजेमिनी की इमेजेस के तौर पर आप समझ सकते हैं। 2 के बाद तीसरा अगर है इस तरीके की एबनॉर्मलिटी लिए हुए, तो ये ट्राइजेमिनी का मामला होता है। अब यहाँ पर क्वाड्रिजेमिनी भी पॉसिबल है, अगर 3 नॉर्मल के बाद चौथा एबनॉर्मल। आप समझ सकते हैं इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है? बाइजेमिनी। क्यों? क्योंकि वहां पर हर दूसरा वाला गड़बड़ कर रहा है। कमेंट ऑन ECG शोन बिलो, इस पर सवाल पूछा गया था। लैक ऑफ कैलिब्रेशन वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया MAT। तो MAT के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो ये वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी का मामला
हो सकता है। यहाँ पर देखें आप, ये देखिए एक नॉर्मल वेव के बाद तुरंत एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक्चुअल में वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी का मामला आप समझ सकते हैं। केस स्टडी वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल पर आधारित एक सवाल लेते हैं। 23 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट हैं, कंप्लेनिंग ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, अदरवाइज क्लिनिकली नॉर्मल हैं। ईसीजी देखने पर हमें एक्सेस भी ठीक मिल रहा है, पी वेव नॉर्मल है, पीआर इंटरवल नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट नॉर्मल है, क्यूटी इंटरवल नॉर्मल है, वाइड क्यूआरएस है दोस्तों। इंफीरियर लीड में आपको देखने को मिल रहा है, लीड 2 एंड 3 में, इंफीरियर लीड में ये देखने को मिल रहा है। यंग है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, तो इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं है। कुछ एक्टोपिक बीट्स जनरेट हो रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसमें किसी तरीके की थेरेपी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर सिम्प्टोमेटिक होता ऐसा वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल वाला मामला तो हम बीटा ब्लॉकर ऐसे लोगों को दे सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा टैकीकार्डिया को एक बार रिकॉल करते हैं, ब्रुगाडा सिंड्रोम को लेकर के। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो यंग एज के लोगों में हो सकती है, काफी रेयर है ये समस्या, चैनलोपैथी की वजह से होती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो कार्डियक सोडियम आयन चैनल्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें स्यूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है, वाइडन QRS कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, RSR कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ST सेगमेंट का एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका शेप अभी मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे। ब्रुगाडा सिंड्रोम एक फैमिलियल डिजीज है, इनहेरिटेड कंडीशन है, इनहेरिटेंस का पैटर्न ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। ये मेल में ज्यादा कॉमन सामान्य तौर पर देखे गए हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल कार्डियक अबनॉर्मलिटी नहीं होती, चैनलोपैथी इसकी समस्या होती, अब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल कार्डियक अबनॉर्मलिटी। इसमें मेन समस्या क्या होती है दोस्तों? इसमें मेन समस्या होता है चैनलोपैथी का। ब्रुगाडा सिंड्रोम में म्यूटेशन जो होता है जीन कोडिंग फॉर सोडियम आयन चैनल्स, रट लीजिए, और इसमें इसी वजह से एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन होता है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों? अभी मैंने आपसे कहा ST सेगमेंट का एलिवेशन, वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पड़ता है इसमें, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो स्यूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेंट्रिकल्स सामान्य तौर पर डीपोलराइज नहीं हो पाती हैं, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसा अपनी प्रॉपर्टीज दर्शाता है, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसा नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चैनलोपैथी होती है। ECG जो ब्रुगाडा सिंड्रोम का होता है उसमें ST सेगमेंट का एलिवेशन और स्यूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रुगाडा सिंड्रोम आपको ECG पर मोस्टली जो मिलता है वो V1 और V2 लीड्स पर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। अभी मैंने आपको जो इमेज लिया था वो V1 V2 का ही था। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रुगाडा सिंड्रोम पूछा गया है एक बार, तो इसलिए बता रहे हैं, बाकी इसको आप जनरलाइज वे में रख लें कि ये भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक टाइप हो सकता है। जेनेटिक इसका एसोसिएशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन ब्रुगाडा सिंड्रोम की, और ये पोटेंशियली फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया इसमें हो सकता है। इसके लिए इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर का इम्प्लांटेशन जरूरी होता है ताकि इस मामले से बचा जा सके। पेशेंट जो ब्रुगाडा सिंड्रोम के होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, और उसमें अगर वेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और खास तौर पर हम डिफिब्रिलेटर का इम्प्लांटेशन करके पेशेंट को बचाने का प्रयास करते हैं। ECG की फाइंडिंग कैसी होती है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, ब्रॉड पी वेव, इसके अलावा J पॉइंट का एलिवेशन, आपको यहाँ पर J पॉइंट का एलिवेशन मिलेगा। B पॉइंट क्या है, J पॉइंट कहते हैं ना, ECG में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कर्ड शेप का ST सेगमेंट आपको मिलेगा, कर्ड शेप का ST सेगमेंट, और T वेव्स हमें इन्वर्टेड मिल सकते हैं। इस तरीके की फाइंडिंग इसमें होती है। अब पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक और पैटर्न जो टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस का होता है, वो कोई भी ऐसी चीज जो QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है वो टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस करा सकते। इसमें क्या होता है, टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस क्या होता है और QT इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग करता है? आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, कैल्शियम आयन की कमी, पोटेशियम आयन की कमी, और क्या मैग्नीशियम आयन की कमी, इस तरीके की चीजें सीरम में अगर है, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन जो QT इंटरवल को, सामान्य आपको पता ना, आप जानते हैं P, फिर उसके बाद QRS और उसके बाद T, कोई भी ऐसी चीज जो QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर दे, QT इंटरवल को कोई भी अगर ऐसा इवेंट जो प्रोलॉन्ग करेगा, उसके कारण समस्या क्या होता है, सामान्य जो ऐसे नोड का कंट्रोल होता है पूरे इलेक्ट्रिकल रिदम पर वो समाप्त हो जाता है। सामान्य तौर पर जो इलेक्ट्रिकल रिदम का कंट्रोल ऐसे नोड से चलना चाहिए वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वेंट्रिकल
ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। आप इस चीज को समझे, वेंट्रिकल की ऑटोमेटिसिटी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, तो ये रैपिडली प्रोग्रेस कर सकता है। जो मामला हम टॉर्साइडिस डिपोइंटिस का देख रहे हैं, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है और इसकी वजह से सर्वाइवल का खतरा हो सकता है। टॉर्साइडिस डिपोइंटिस इसलिए बहुत ही खतरनाक सी चीज होती है और इसके लिए क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन ABCDE के कोड से याद कर सकते हैं। बहुत सारे एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस जैसे टाइप 1A, टाइप 1C और टाइप 3, ये मेडिकेशंस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में मैक्रोलाइड्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरीके की चीजें दी जा सकती हैं। एंटीसाइकोटिक्स, हैलोपेरिडॉल, ओलेंजापिन, जिप्रासिडोन, इस तरीके के मेडिकेशंस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एमेटिक, आगे चल करके हम एक केस स्टडी करेंगे जिसमें ओलांजापिन देने के ऑन्डनसेट्रॉन देने के बाद वोमिट हुआ, ऑन्डनसेट्रॉन दिया, हालत बिगड़ गई। इस तरीके का एसोसिएशन हमारे सामने हो सकता है। नीट पीजी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन प्रेजेंट्स विद एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, डायलेटेड प्यूपिल्स, पाल्पिटेशन एंड लो ब्लड प्रेशर। ओके, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन ले रहे हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्यूपिल डायलेटेड है, पाल्पिटेशन है और लो बीपी है। ईसीजी पर आपको ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्सेस टैकीकार्डिया के साथ, राइट एक्सिस डेविएशन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली। तो आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे मामले में हमें स्टेबलाइजेशन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को देने की जरूरत होती है। ये साइकेट्री का एक पॉइंट है जिस पर हम जब साइकेट्री में चलेंगे तो उसी समय डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन गलती से आ गया। चलिए, वेरी डेंजरस जो मामले होते हैं टॉर्साइडिस डिपोइंटिस की, इसमें ट्विस्टिंग पैटर्न QRS कॉम्प्लेक्सेस के मिलते हैं। ये एक बड़ी समस्या है और इसमें आप देखेंगे रिदम 210 बीट पर मिनट, इतना फास्ट होता है। रेट भी इरेगुलर, पी वेव तो एब्सेंट होगा ही क्योंकि टॉर्साइडिस डिपोइंटिस की ओरिजिन वेंट्रिकल से होती है। PR इंटरवल तो एब्सेंट होगा ही, QRS वाइड होगा और ये जो बने हुए वेव्स होंगे उनके शेप बिगड़े हुए होंगे। इससे आप अंदाजा लगा लेते हैं ये रैपिडली प्रोग्रेस कर सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में और इसके कारण कार्डियक डेथ का बड़ा कारण हो सकता है। और ये चीजें जो एसोसिएटेड होती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से, सीसा प्राइड या मोजाप्राइड और क्लास 1A, क्लास 1C, क्लास 3 मेडिकेशंस जो एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आप वेंट्रिकुलर फ्लटर या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के जो मामले देखते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आप पाते हैं। क्या पाते हैं दोस्तों? यूनिफॉर्मिटी आप देखने को पाते हैं। वेंट्रिकुलर जो रिदम होता है वो 300 बीट्स पर मिनट्स का होता है और इसमें मोनोमार्फिक अपीयरेंस होता है। कोई आइसोइलेक्ट्रिक इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव QRS के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइसोइलेक्ट्रिक इंटरवल मतलब आपको प्लेन कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हैं ना P वेव्स, फिर QRS S और उसके बाद ये जो QT सेगमेंट होता है उसकी बात करें तो ये होता है, सॉरी ST सेगमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर ST सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या आइसो इलेक्ट्रिक इंटरवल है। यहाँ पर आप देखें तो ये आइसो इलेक्ट्रिक एक लाइन आपको मिलती है, वैसी लाइन यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। ये है वेंट्रिकुलर फ्लटर का मामला जिसमें बीट्स जो पर मिनट हो सकते हैं वो 300 तक हो सकते हैं। और यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देखें दोस्तों तो ये रैपिड ग्रॉसली इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं जो मार्गली वेरिएबल होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म्स बनाते हैं और यहाँ पर जो आपको बीट्स की रेट मिलते हैं 300 से ज्यादा ही मिलते हैं। और आप यहाँ पर देखिए इरेगुलर हैं, इरेगुलर कुछ भी रेगुलर नहीं है। देखिए ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मामला है, वेरिएबिलिटी इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म्स जो कि कुछ ही समय बाद पेशेंट की जान भी ले लेगी। ठीक है, तो देखते हैं एक सवाल। 4 ईयर ओल्ड अर्जुन एक केस स्टडी ले रहे हैं। Presented to the emergency department due to persistent nausea, vomiting and diarrhea for 1 day. Okay. इस पर्सन को समस्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, देखते हैं। उसको नाजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है एक दिन से। पेशेंट वाज अनेबल टू टॉलरेट ओरल इनटेक, बहुत बड़ी समस्या है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो सामान्य थी, 4 साल का बच्चा है, इसमें कोई बड़ी समस्या तो थी नहीं पहले। अभी देखा गया पेशेंट के पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो सारे के सारे डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन रहे हैं वो नॉर्मल रहे हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। और ये बट सम टाइम डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन हिज नेम इज कॉल्ड। अच्छा ठीक है, ये बात एक बार देख लेते हैं। नाम बुलाए जाने पर कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। टेम्परेचर तो ठीक है, पल्स
120 के आसपास है, रेस्पिरेशन 22 टाइम्स पर मिनट है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, फिजिकली एग्जामिन करने पर एक्टिवली वॉमिट कर रहा है, ड्राई ओरल म्यूकोसा है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स और ओंडानसेट्रॉन दिए गए। ठीक है, पेशेंट की हालत खराब थी, 1 दिन से बीमार था, उसको क्या दिया गया? ओंडानसेट्रॉन। ये ओंडानसेट्रॉन या क्लू पॉइंट है, इसके कारण उसको एक समस्या होगा। सेवरल मिनट लेटर उसको टेलीमेट्री पर कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई। क्या ऑब्जर्व किया गया? ओंडानसेट्रॉन देते ही आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस का पैटर्न पॉलीमॉर्फिक ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मामले आपको देखने को मिले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मोस्ट लाइकली प्रेसिपिटेटेड इन दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग? एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, टी वेव का इन्वर्जन, प्रोलॉन्ग पीआर, प्रोलॉन्ग क्यूटी या वाइड क्यूआरएस? तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा जो सबसे बड़ा प्रेसिपिटेट करने का कारण बने। इसकी वजह से वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस और वो भी मल्टी स्ट्रक्चरल या मल्टीमॉर्फिक आप कह सकते हैं, उस तरीके की चीजें मिली। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो क्या हुआ? प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का मामला। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी दोस्तों? टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। और ये पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक पैटर्न जिसमें वेंट्रिकुलर रेट मोर देन 200 बीट्स पर मिनट तक जा सकता है। इसमें राइट एक्सिस अंडुलेटिंग होता है, पैरोक्सिस्म ऑफ लेस देन 20 सेकंड के लिए। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल इसका मेजर रिस्क फैक्टर होता है जो टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोलॉन्ग जो क्यूटी इंटरवल होता है ये यहाँ कल्प्रिट होता है। ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मलिटी जैसे हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया जो कि इस पर्सन में हो सकता, क्योंकि इसको डायरिया 1 दिन से। मेडिकेशन भी इसने ऐसा ले लिया जो इस कंडीशन को प्रेसिपिटेट कर दिया। एंटी एरिथमिक को छोड़ दें, एंटी डिप्रेसेंट को छोड़ दें, एंटी डोपामिनिक्स, एंटी एमेटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट्स, तो एंटी एमेटिक भी ले लिया, हाइपोकैलेमिया में भी चला गया। इसके कारण ये इस बच्चे को समस्या हुई है, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं टी वेव इन्वर्जन हो सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं है। वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स संभव है लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये वेंट्रिकल के मामलों में होते हैं, लेकिन यहाँ जो वेव पैटर्न है उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्यूटी इंटरवल के बढ़ने की वजह से, आप जानते हैं ना ऐसे नोड का जो कंट्रोल होना चाहिए एवी नोड या बंडल ऑफ हिज पर, वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकल के भीतर कोई एक्टोपिक सेंटर हो जाता है जो सिग्नल को जनरेट करने लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा हुआ है। अच्छा, क्यूटी इंटरवल जो होता है ये शॉर्टन रहता है अगर कैल्शियम कम रहेगा। कैल्शियम के साथ ऐसा होता है। आप यहाँ पर एक चीज और, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यूटी इंटरवल को, अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्यूटी इंटरवल कम होगा, अगर कैल्शियम कम होगा तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हाइपोकैल्सीमिया में पॉसिबल है और टिटैनी के मामले प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और इसके कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस में भी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है और टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस में हमें मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है। मैग्नीशियम सल्फेट दे करके हम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में वेंट्रिकल ओरिजिन होती है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 2 पैटर्न आपको याद रखना होगा और इसमें ध्यान से आपको समझना होगा कि अगर वेंट्रिकल का एक्टोपिक बीट इतना हो, ऐसे नोड नॉर्मली काम कर रहा हो, तो संभव है एवी डिसोसिएशन होने का। कल्पना कर पा रहा है? नहीं, कल्पना करिए अगर मान लीजिए एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रिया का मामला तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और वेंट्रिकल से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो बहुत ही अलग तरीके से है। ये क्या है? एवी डिसोसिएशन का मामला है। वेंट्रिकल से जो नीचे से जनरेट होने वाला सिग्नल है वो 150 का है। तो इसके कारण क्या होगा? एट्रिया अपने धुन में, वेंट्रिकल अपने धुन में। तो ये क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या हो गया? आप बताएं। इसमें डिसोसिएशन संभव है, ये चीजें पॉसिबल होती हैं और ऐसे मामलों में हमें कैरोटिड साइनस मसाज का कोई रोल नहीं मिलता है। जबकि आप पीएसवीटी के मामलों में देखे थे उसमें क्या कैरोटिड साइनस का मसाज हमें देखने को मिलता है। अगर आप वेंट्रिकल एक्टोपिक मोर देन 3 टाइप्स, रेट 100 से ज्यादा हो, सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। समय कम हो तो नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उसे माना जाता है। मोनोमॉर्फिक में आपने देखा था ये कांस्टेंट शेप के होते हैं। पॉलीमॉर्फिक में क्या देखते हैं? शेप बगड़ता रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इस्चेमिक कॉजेज, जैसे आपको मैंने बताया था ना, ये मल्टीपल री एंट्री पाथवे। जबकि यहाँ पर लॉन्ग क्यूटी इंटरवल वाले मामले जो होते हैं, टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस ड्रग्स
या मेडिकेशंस कह सकते हैं, अल्कोहल या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको बताया था मोनोमॉर्फिक अगर होगा तो एम्यूडोरोन, आपको बताया है ना, इमरजेंसी के मामलों में पेशेंट स्टेबल है तो इसे ट्राई कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक अगर होगा दोस्तों तो पहले हमें जो सबसे पहली बात तो यहाँ हमें डिफिब्रिलेशन या कार्डियोवर्जन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट या लिडोकैन दे सकते हैं। अनस्टेबल पेशेंट जब भी होता है तो शॉक हमें देना होगा, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर कोई बीटा ब्लॉकर, डिजॉक्सिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिकेशंस होते हैं दोस्तों, ये एसए नोड को या एवी नोड को कंट्रोल करने के मामलों में तो अच्छे होते हैं, यहाँ पर ये अच्छे नहीं होते हैं, तो एसए नोड या एवी नोड के मामलों में हम उन्हें देते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज देखा जाए तो 74 ईयर ओल्ड मैन है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस के हैं, पाल्पिटेशन उनको हुआ, ईसीजी दिया गया, बीपी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द बेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का मामला देख रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस 2 आ गए, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, और वो भी मोनोमॉर्फिक है दोस्तों। क्या है? मोनोमॉर्फिक। तो ऐसे मामलों में पेशेंट अभी ठीक है, स्टेबल है। स्टेबल कैसे है? स्टेबल कैसे है? बीपी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अबव है, मोर देन 90 mmHg है दोस्तों, तो ये पेशेंट स्टेबल माना जाएगा और हम आईवी एम्यूडोरोन ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। तो एक्टोपिक सेंटर को लेकर के हमारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से कौन से मेडिसिन देने होते हैं। चलते हैं केस स्टडी लेते हैं। 65 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए विटनेस्ड सिंकोपल एपिसोड। ओके, तो एक मेल है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए गए, उनका जो स्टडी किया गया उसके कारण पता चला कि वो सडनली कोलैप्स कर गया। जब वो टहल रहे थे गली में तभी वो कोलैप्स कर गए। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हाइपरटेंशन की थी, डायबिटीज मिलिटस की थी, हाइपरडिस्लिपिडीमिया था और पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है। और इतना ही नहीं, वो 20 सालों से 20 पैक ईयर स्मोकिंग की उनकी हिस्ट्री रही है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जितनी भी खराब चीजें हो सकती हैं उन्होंने अपने जीवन में शामिल कर रखा है। टेम्परेचर ठीक है, पल्स बढ़ा हुआ है, देखिए पल्स काफी बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन ठीक है, बीपी अनस्टेबल है भाई, देखिए ना 90 से कम हो गया। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप यहाँ पर देखिए 82 है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट अल्टर्ड है, पेल है, स्किन कूल टू टच है, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, जान जा चुकी है। क्यों? यहाँ पर देखिए ना, ये है क्या मामला, देखते हैं। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मामला हो सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कार्डियक एक्टिविटी इज लाइकली द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिक प्रोसेस। तो इस मामले में हुआ क्या? वैसे तो देखते हैं एक बार, ये मोनोमॉर्फिक ही लग रहा है, देखिए मोनोमॉर्फिक ही वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसकी अभी जान नहीं गई हुई है, अनस्टेबल तो है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है कंडीशन। बोल रहे हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजिक प्रोसेस क्या हो सकती, कैसे हुआ है इस पेशेंट में। तो यहाँ पर री एंट्री सर्किट कहाँ डेवलप हुआ होगा? एवी नोड पर? एवी नोड पर नहीं होता है। एवी नोड पर अगर होता ना दोस्तों तो इसके कारण पीएसवीटी जनरेट होता है। मल्टीपल एट्रिया के भीतर माइक्रो री एंट्रेंट सर्किट अगर होता ना मल्टीपल, तो क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? एट्रियल फिब्रिलेशन। और एट्रियल फिब्रिलेशन में हाइपोटेंशन या अनस्टेबिलिटी का उतना रिस्क नहीं रहता है, यहाँ वेंट्रिकल का कोई ना कोई ओरिजिन है। अब यहाँ देखिए, री एंट्रेंट कंडक्शन बिलो और विद इन द बंडल ऑफ हेज। ओके, ये देख लेते हैं एक बार। एनहांस्ड ऑटोमेटिसिटी फ्रॉम द ट्राइकस्पिड एनुलस। ट्राइकस्पिड एनुलस से अगर ये कुछ होता है ना तो ये होता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर होने का रिस्क होता है, याद रखिएगा, एट्रियल फ्लटर क्रिस्टल क्लियर याद रखना जरूरी है। एबरेंट कंडक्शन थ्रू बंडल ऑफ केंट। तो यहां पर ये जो मामला है ना, ये सीधे तौर पर हमें कुछ इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो बंडल ऑफ हिज के नीचे या उसके विद इन कुछ ना कुछ ऐसे री एंट्रेंट कंडक्शन पाथवे जनरेट हुए हैं। एबरेंट कंडक्शन थ्रू बंडल ऑफ केंट, ये भी नहीं है। बंडल ऑफ केंट से अगर एबरेंट होता तो ये WPW सिंड्रोम होता, ये भी नहीं है दोस्तों। ये री एंट्रेंट कंडक्शन बिलो और विद इन द बंडल ऑफ हिज, ये चीज है। वेंट्रिकुलर ओरिजिन का कोई ना कोई टॉपिक फोकस है यहाँ पर। तो मेजर जो यहाँ पर आप चीजें सीख सकते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक्टोपिक फोकाई जो होती है विद इन द वेंट्रिकल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, QRS कॉम्प्लेक्सेस बड़े ड्यूरेशन के हैं। बड़े ड्यूरेशन मतलब क्या? 5 स्मॉल बॉक्सेस का है, 5 स्मॉल बॉक्सेस। देखिए ना, 5 क्या, ये देखते हैं, ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा का, माफ करें 5 नहीं बल्कि ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा है, जबकि होना कितना चाहिए? 1 और 2 स्मॉल बॉक्सेस। ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा अगर है, और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू री एंट्री मैकेनिज्म विद इन द बंडल बिलो और विद इन द बंडल ऑफ हिज, कुछ ऐसा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये इसका आपको री एंट्रेंट पाथवे का
एक हिंट यहाँ पर हमें मिला हुआ री एंट्रेंट पाथवे का। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को थोड़ा सा एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मल्टीपल री एंट्री, और इसमें हमें मल्टीपल री एंट्री पाथवे मिलता है। इसके लिए तुरंत हमें डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ऐसा करने से हम मोर्टेलिटी को घटा सकते हैं, वो भी टाइम रहते, वरना मृत्यु तो इसमें तय है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ओल्ड एज के पर्सन होंगे, मेल में इस तरीके के वेंट्रिकुलर एरिथमिया के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। रिस्क क्या होता है? मोस्ट कॉमनली डीजनरेटिव कोई चेंजेस हैं हार्ट में। इसके बाद इस्चेमिक हार्ट डिजीज के मामले भी इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। पेशेंट सामान्य तौर पर शॉक में आता है, और ट्रीटमेंट क्या होगा? डिफिब्रिलेशन, और इसे विदिन 10 मिनट शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो एसिस्टोल में जाकर के पर्सन की डेथ हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, पुअर प्रोग्नोसिस क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ऐसा मामला जिसमें री एंट्रेंट लूप्स नीचे डेवलप हो जाए यहां पर, है ना, तो इसके कारण क्या होगा? यहां पर बहुत सारे अनकोऑर्डिनेटेड आपको री एंट्रेंट पाथवे जो इस वेंट्रिकल को प्रभावित करते हैं, मल्टीपल वेंट्रिकल के भीतर। तो हार्ट मसल्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से यहां पर काम करने लगते हैं। ऐसा लगता है बैग ऑफ वार्म, ये इमरजेंसी डेंजरस, ऐसा लगता है बहुत सारे वार्म को भर दिया गया है और सभी अपने अपने तरीके से इधर उधर उछल रहे हैं। हार्ट के भीतर इस तरीके की इमरजेंसी डेंजरस कंडीशन जो कि सडन कार्डियक डेथ का कारण बनती है। यहां पर कोऑर्डिनेशन जो कॉन्ट्रैक्शन का होना चाहिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल सेंटर यहां डेवलप हो गए हैं। ये स्क्वीज नहीं कर पाते हैं, बैग ऑफ वर्म्स जैसी इनकी कंडीशन होती है, एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन जो सडन कार्डियक डेथ का कारण बनती है। इसमें आप देखेंगे ट्रिगर होने के कारण क्या हो सकते हैं? एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट का फेल्योर होना, शॉक, या हाइपोक्सीमिया या हाइपरकैप्निया जैसी कंडीशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। यहां पर आपको QRS कॉम्प्लेक्सेस सही तरीके से नहीं मिलेंगे और रैंडम अंडुलेटिंग वेव्स का यहां पर पैटर्न देखने को मिल जाता है। ये बात आपको पता है, फिब्रिलेटिंग वेव्स यहां पर स्टार्ट हो गए और इसके कारण डेथ होना पॉसिबल है। तो इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की इशियोलॉजी मल्टीपल होती है और सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, प्लाक के रप्चर होने के वजह से या मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसके कारण हो सकते हैं। लेस कॉमन इशियोलॉजी में इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंसेस, हाइपरकैलेमिया, मेजर ट्रॉमा, नियर ड्राउनिंग, एसोसिएटेड कार्डियक डिजीज जैसे कार्डियोमायोपैथी, ब्रूगाडा सिंड्रोम, मायोकार्डाइटिस या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के मामले इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैसे नजर आएगा? अगर हम सारे ECG के पैटर्न को एक बार रिवाइज करें तो तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का जो मामला होता है उसमें रिदम क्योटिक होता है, रेट भी क्योटिक होता है, पीवेट्स तो होते ही नहीं है, और PR इंटरवल अब्सेंट होता है, PR इंटरवल होना ही नहीं है, QRS भी अब्सेंट होता है, क्योंकि बहुत ही बिखरे हुए वेव्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत स्पष्ट शेप नहीं होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक लीदल इवेंट होता है जिसमें कोई कार्डियक एक्टिविटीज आपको नहीं मिलेगी। डिफिब्रिलेट करना विद इनिशियली अनसिंक्रोनाइज्ड वे, आपको जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि पेशेंट के जीवन को बचा सकें ज्यादा एनर्जी के साथ। और ये डोज ऑफ 360 जूल मोनोमार्फिक अगर आप चाहते हैं तो ये दे दें, या फिर बाइफेजिक 120 to 200 जूल्स की एनर्जी वाले ये अनसिंक्रोनाइज्ड डिफिब्रिलेशन की प्रोसेस आप कर सकते हैं। जीवन को बचाना है तो एपिनेफ्रिन भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये सडन कार्डियक डेथ का रिस्क होता है। अगर आप 67 ईयर ओल्ड मेल की कहानी यहां पर देखें, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी, केस स्टडी ले रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए कंफर्म कार्डियक अरेस्ट इन द फील्ड। कार्डियक अरेस्ट है और पेशेंट जो है सेवरल बाइस्टैंडर्ड के द्वारा लाए गए हैं, वहां पर गिरे पड़े हुए थे, आसपास के लोग उनको उठा करके ले आए हैं, उनका कोई पल्स नहीं है, CPR किया गया और पेशेंट का कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं था, कोई मेडिकेशंस भी नहीं ले रहे थे, लेकिन करंटली जब देखने पर पल्स है नहीं, CPR किया जा रहा है। 12 लीड इकोकार्डियोग्राफी को यहां पर किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये है क्या मामला? देखिए बहुत ही बिखरा हुआ पैटर्न है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बिखरा हुआ पैटर्न है। ये है क्या? ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मामला। तो पेशेंट शॉक किया गया मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद रिसस्टेशन की सारी कोशिशों के बावजूद भी वो बचाया नहीं जा सके। पोस्टमार्टम की एनालिसिस करने पर विच ऑफ द फॉलोइंग इशियोलॉजी ऑफ द पेशेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट को हुआ क्या रहा होगा उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपोमैग्नीसीमिया, सैडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डियल फ्यूजन, मल्टी वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस तरीके के मामलों में संभव है कि उन्हें मल्टीपल वेसल्स में
अचानक से एंजाइना के इवेंट्स हुए जो उनके जीवन के खतरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, एक नहीं कई सारे वेसल्स में जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करा दिया, जो अभी हमें देखने को मिला है। पोस्टमार्टम में जो हमें चीजें देखने को मिली हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में इशारा कर रही हैं, मल्टी वेसल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। इसमें हम क्या सीख सकते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, और यही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर सीवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, तो यहाँ पर कई सारे वेसल इन्वॉल्व हुए जिसके कारण इसकी डेथ हुई है, और यहाँ पर सब्सिक्वेंट प्लाक रप्चर हुआ है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पर्सन की जान गई है। आपको पता है जब कभी भी आपको देखना हो तो क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। क्यूआरएस अगर नॉर्मल है तो ओरिजिन कहाँ पर है? एट्रिया में। एट्रिया में अगर है तो पी वेव से के दर्शन हो रहे या नहीं, या पी वेव के दर्शन नहीं हो रहे, इसको देखना होगा। ऐसे ही आप वाइड एंड स्लर्ड, इसको देखना होगा। तो अगर ये वाइड एंड स्लर्ड है तो इसका मतलब क्या है? वेंट्रिकल के लेवल पर ओरिजिन हमें मिली है, और इसके पैटर्न क्या हो सकते? टैकीकार्डिया, फ्लटर या फिब्रिलेशन का हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में आप अगर एक बार कंपैरिजन करें तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या था? आरआर इंटरवल बदल रहे थे। फ्लटर में क्या था? शॉर्ट टूथ वेव्स था, शॉर्ट टूथ वेव्स मिल रहे थे, ब्लॉकेज था। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 3:1 या 4:1 का ये मामला हो सकता है, 3:1 का ये मामला है, ठीक है। यहां देखिए नैरो क्यूआरएस आपको देखने को मिल रहा है। क्या है दोस्तों? ये नैरो क्यूआरएस के साथ शॉर्ट टूथ पैटर्न एट्रियल फ्लटर का मामला है। तो यहां पर इरेगुलर और रेगुलर की बात अगर हम करें तो आपको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में रेगुलर आरआर इंटरवल और पी वेव का अब्सेंट होना, पी वेव का अब्सेंट होना, रेगुलर आरआर इंटरवल, सारी चीजों को याद करिए। टी वेव मिलेंगे, क्यूआरएस में ही पी जाके घुस गया है, इसलिए आपको पी वेव नहीं मिलेगा। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन ये पीएसवीटी के मामले में हो सकता है। क्या पीएसवीटी के मामले में एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन का कोई महत्व है? नहीं, ये पीएसवीटी के इवेंट्स की वजह से एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हुआ, याद रखिएगा। और एट्रियल फिब्रिलेशन में तो मैंने आपको बताया है इरेगुलर आरआर इंटरवल, और 3 चीजें आपने देख लिया, फ्लटर देख लिया, फिब्रिलेशन देख लिया, और पीएसवीटी भी देख लिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो एट्रियल टैकीकार्डिया का जो मामला था, एट्रियल टैकीकार्डिया में क्या था? पीआर इंटरवल शॉर्टेंड हो जाते हैं। तो ये किसका मामला है दोस्तों? एट्रियल टैकीकार्डिया का। अगर आप इसको एक बार पूरे सीरीज को देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। WPW सिंड्रोम में आपको पता है ये प्री एक्साइटेशन का पाथवे जो कि डेल्टा वेव्स के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो साइनस टैकीकार्डिया की जब हमने बात किया दोस्तों, तो इसमें क्या था? इसमें आपको पीआर इंटरवल शॉर्टेंड मिलेगा, पीआर इंटरवल पी मिलेगा और पीआर इंटरवल शॉर्टेंड होंगे। जब आप यहाँ पर साइनस टैकीकार्डिया की बात करते हैं तो इमेज कुछ इस तरीके से मिलता है। जब आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करते हैं तो आपको देखिए ये क्यूआरएस इंटरवल काफी वाइड है और आपको पी वेव अब्सेंट मिलेंगे और एक मोनोमॉर्फिक पैटर्न आपको मिल रहा है, आरआर इंटरवल कांस्टेंट है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो साइनस टैकीकार्डिया को आप एक बार रीड करिएगा। ऐसे ही सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आप देख सकते हैं नैरो क्यूआरएस है, टी वेव्स हैं, पी वेव्स अब्सेंट है ना, पी वेव्स क्या है? अब्सेंट है। तो ये चीजें आपको पीएसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिला। टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस क्या है? मल्टी मॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक टाइप जो कि टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मोनोमॉर्फिक आपको शेप्स के मिल जाते हैं। आपको एक मेडिकेशंस के तौर पर पता होना चाहिए, एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो एस्मोलॉल रेट कंट्रोल करने के लिए और एबिटुलाइट रिदम को कंट्रोल करने के लिए। इस पर बहुत विस्तार से बात हुई किस क्लास के मेडिकेशंस है। एवीएनआरटी यानी पीएसवीटी का मामला हो तो प्रिवेंशन करना हो ये, और ट्रीटमेंट के तौर पर ये। डब्ल्यूपीडब्ल्यू का मामला हो तो फ्लेकेनाइड या प्रोकैनामाइड जो हम देते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, इस पर बात पहले हो चुकी है। बाइजेमिनी का मामला हो, टैकीकार्डिया हो, टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस हो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो कौन सा मेडिकेशन किस में काम करेगा? पता रहे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कोई भी मेडिकेशन काम नहीं आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेडी एरिथमिया पर बात करेंगे।